लुक्का, सामने आ। देख तेरा बाप तांडिया आया है, तांडिया। भाई मत बोलना, भाई मत बोलना। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। दीपक शिर्के। भला कौन सा भारतीय सिने प्रेमी होगा जो इन जनाब को नहीं जानता होगा। वैसे तो लोग इन्हें तिरंगा फिल्म के गैंडा स्वामी के रूप में पहचानते हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि हिंदी बेल्ट के अधिकतर लोगों को इनका असली नाम मालूम नहीं है। हालांकि हिंदी बेल्ट में इनके फैंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। हिंदी सिनेमा के अलावा इन्होंने मराठी सिनेमा में भी कई धाकड़ परफॉर्मेंस दी हैं। ईश्वर से इन्हें रंग रूप कुछ ऐसा मिला कि 90 के दशक की एक्शन फिल्मों में विलेन के रोल के लिए इनकी शख्सियत के सामने इनके दौर के बाकियों में ज़्यादातर फीके लगते थे। किस्सा टीवी आज आपको तिरंगा फिल्म के गैंडा स्वामी यानी दीपक शिर्के की कहानी बताएगा। एक आम परिवार में पैदा हुए दीपक शिर्के कैसे हिंदी और मराठी सिनेमा का इतना बड़ा नाम बने और अब दीपक शिर्के फिल्मों से दूर क्यों हैं। चलिए ये जानने समझने की कोशिश आज करते हैं। दीपक शिर्के के जन्म को लेकर सोशल मीडिया पर थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ वेबसाइट्स पर दावा किया जाता है कि इनका जन्म सन 1935 के आसपास हुआ था, जबकि कुछ का कहना है कि इनका जन्म 1957 में हुआ था। लेकिन किस्सा टीवी ने जब इनके जन्म की सही तारीख जानने की कोशिश की तो पता चला कि इनका जन्म 29 अप्रैल सन 1995 को मुंबई में हुआ था। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि दीपक शिर्के के पिता की मटन की दुकान थी। हालांकि हमें अपनी रिसर्च में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। दीपक की पढ़ाई मुंबई के एल्फिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल से हुई। बचपन में दीपक ख्वाब देखते थे कि बड़े होकर ये एक पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ इंसान के नसीब में लिखी है तो फिर किस्मत अपने आप ही ऐसी परिस्थितियां बना देती है कि वो चीज़ इंसान को हासिल होकर रहती है। रंग भवन नाम का एक थिएटर था और उस थिएटर में अक्सर नाटक और नाटकों की रिहर्सल होती रहती थी। फ्री टाइम में और छुट्टियों में दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ रंग भवन नाम के उस थिएटर हाउस में नाटकों की रिहर्सल देखने चले जाया करते थे। छोटी उम्र से ही कलाकारों को नाटकों की रिहर्सल करते देखकर दीपक भी एक्टिंग की तरफ आकर्षित होने लगे। नन्हे दीपक के मन में इस ख्याल ने जगह मजबूत करनी शुरू कर दी कि आगे चलकर वो भी एक एक्टर ही बनेंगे। नन्हे दीपक ने ये तय तो कर लिया कि उन्हें एक्टर बनना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक्टर बनने के लिए उन्हें करना क्या पड़ेगा। जैसे जैसे दीपक बड़े होते गए उन्होंने रंग भवन में अक्सर आने जाने वाले लोगों से जान पहचान बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों से इनकी बढ़िया दोस्ती भी हो गई। दीपक ने अपने उन दोस्तों से एक्टिंग करने के अपने ख्वाब के बारे में बात की। तब उन दोस्तों की मदद से साल 1976 में पहली दफ़ा इन्हें मुंबई मराठी साहित्य संघ मंदिर में आयोजित हुए नाटक राज मुकुट में काम करने का मौका मिला। उस नाटक में रोल तो इनका छोटा सा था, लेकिन उस छोटे से रोल में भी ये एक विलेन बने थे और उस रोल को इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया था। अपना वो पहला रोल निभाने के बाद इन्हें एहसास हो गया था कि एक्टिंग करना कोई मामूली काम नहीं है। एक्टिंग एक मेहनत और जद्दोजहद वाला प्रोफेशन है और जो लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते वो इस पेशे में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से दीपक ने एक्टिंग को बहुत ही गंभीरता से लिया था। अक्सर जब थिएटर खाली होता था तो ये अकेले ही स्टेज पर चढ़ जाते थे और अकेले ही रिहर्सल भी किया करते थे। पहले नाटक के बाद इन्हें और भी कई नाटकों में छोटे छोटे किरदार निभाने के मौके मिलने लगे। शुरुआत के कई नाटक तो ऐसे रहे जिनमें इन्हें स्टेज पर दूसरे एक्टर्स के साथ केवल खड़े रहने के लिए बोला गया, कोई डायलॉग नहीं मिला। लेकिन दीपक ने अपने सब्र को नहीं खोया। इन्हें यकीन था कि अगर इनकी किस्मत इन्हें यहाँ तक लाई है तो आगे भी लेकर ज़रूर जाएगी।
शुरुआत में छोटे मोटे किरदार निभाने के बाद दीपक को नाटकों में बड़े और डायलॉग्स वाले किरदार भी मिलने लगे। फिर तो अगले कई सालों तक दीपक मराठी थिएटर करते रहे। मराठी थिएटर जगत में दीपक का नाम बनने लगा। नाम बना तो काम मिलने लगा, और काम मिलने लगा तो मुंबई के बाहर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में नाटक करने का मौका भी मिलने लगा। दीपक की मेहनत रंग लाने लगी थी। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके नाम के चर्चे होने लगे थे। फिर साल 1987 में इन्हें दे दनादन नाम की फिल्म में पहली दफ़ा एक्टिंग करने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म से पहले इन्होंने धड़ाकेबाज नाम की फिल्म साइन कर ली थी, लेकिन शूटिंग में हुई देरी के चलते वो फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई। पहली फिल्म के साथ ही दीपक शिर्के ने एक मराठी टीवी शो भी साइन कर लिया, जिसका नाम था 100। इस टीवी शो ने तो इन्हें पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कर दिया। प्रसिद्धि मिली तो हिंदी सिने इंडस्ट्री की नज़रों में भी ये चढ़ने लगे। उन्हीं प्रसिद्धियों का ही असर था कि साल 1990 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ में इन्हें अन्ना शेट्टी का रोल मिल गया। दरअसल एक दिन ये अपने शो 100 की शूटिंग कर रहे थे कि तभी वहाँ धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक यश जौहर आए और वो इनसे मिले। यश जौहर ने इन्हें अग्निपथ वाला रोल ऑफर किया और इनसे कहा कि अगर ये इस रोल को करना चाहेंगे तो धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस जाकर मुकुल आनंद से ज़रूर मिल लें। उस दिन लंच के दौरान टाइम निकालकर ये मुकुल आनंद से मिलने पहुंचे और मुकुल आनंद से मिलकर इन्हें इतना अच्छा लगा कि इन्होंने अग्निपथ फिल्म साइन कर ली। अग्निपथ रिलीज हुई तो दीपक शिर्के की ज़बरदस्त एक्टिंग देखकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इनके लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। अगले साल यानी 1991 में दीपक शिर्के हम फिल्म में एक बार फिर से अमिताभ के साथ नजर आए। दीपक शिर्के के साथ करियर की शुरुआत में ही एक बड़ा अनोखा इत्तेफाक हो गया। दरअसल पहली हिंदी फिल्म अग्निपथ में दीपक शिर्के का किरदार अमिताभ बच्चन के हाथों मारा जाता है और फिल्म हम में दीपक शिर्के एक शरीफ आदमी बने थे और उस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के पिता के रोल में नजर आए थे। इत्तेफाक से इस फिल्म में भी दीपक शिर्के का किरदार मारा जाता है, लेकिन जहां अग्निपथ में दीपक शिर्के को अमिताभ जान से मार देते हैं तो हम में दीपक शिर्के अमिताभ की बाहों में दम तोड़ देते हैं। इन दो फिल्मों ने दीपक शिर्के को हिंदी सिनेमा के दर्शकों के बीच में पहचान तो दिला दी, लेकिन दीपक शिर्के के टैलेंट का लोहा लोगों ने तब मानना शुरू किया जब साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म तिरंगा में ये प्रलयनाथ गेंडा स्वामी के रोल में दिखे। तिरंगा में इनकी खूंखार हंसी ने कईयों को खौफजदा कर दिया। आगे चलकर दीपक शिर्के ने एक से बढ़कर एक फिल्में की। यूं तो ज़्यादातर फिल्मों में इन्होंने एक खूंखार गुंडे और गैंगस्टर के रोल ही निभाए हैं, लेकिन 2007 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कॉमेडी की थी। अपने पूरे करियर में इन्होंने 100 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। लगभग हर बड़े एक्टर के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन शेयर की, लेकिन दीपक को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि दिलीप कुमार और देवानंद साहब के साथ काम करने का मौका इन्हें कभी ना मिल सका। दीपक शिर्के की निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं। हमें केवल इतना ही पता चल पाया है कि इनकी पत्नी का नाम गार्गी शिर्के है और उनसे इनके 2 बच्चे हैं। चूँकि इनकी पत्नी और इनके बच्चे हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते हैं तो उनकी कोई तस्वीर भी हमें नहीं मिल पाई है। दीपक शिर्के से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूँ है कि एक दफ़ा इन्हें एक शो करने पूना जाना था, लेकिन किन्हीं वजहों से उन दिनों मुंबई में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चल रही थी। ना तो कोई बस चल पा रही थी और ना ही कोई टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी अवेलेबल हो पा रही थी। ऐसे में दीपक और उनके क्रू के लोगों ने एक एम्बुलेंस हायर की और उस एम्बुलेंस के ज़रिए जैसे तैसे ये पूना पहुँचे और इन्होंने वहाँ अपना शो किया।
पिछले लगभग 5 साल से दीपक शिर्के किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म है 2016 में आई वेंटिलेटर। इसके बाद से ही दीपक शर्मा किसी फिल्म या शो में नहीं दिखे और ना ही उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट साइन किया है। ऐसे में किस्सा टीवी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि दीपक शिर्के को जल्द से जल्द फिर से कोई ज़बरदस्त रोल मिले, ताकि एक बार फिर से वो अपने फैंस के चेहरों पर अपनी दमदार एक्टिंग से मुस्कान ला सकें। किस्सा टीवी ये कामना भी करता है कि दीपक शिर्के हमेशा सेहतमंद रहें। फिल्म इंडस्ट्री में विलेन तो एक से बढ़कर एक हुए हैं, लेकिन दीपक शिर्के जैसा विलेन ना तो पहले कभी कोई था और ना ही आगे कभी कोई होगा। फिल्म इंडस्ट्री को दिए अहम योगदान के लिए किस्सा टीवी की तरफ से दीपक शिर्के को बिग सैल्यूट। जय हिंद। तू हरामी कसाई है जो अपनी दौलत के लिए अपनी माँ की बोटी बोटी करके बेच डाले। हुआ क्या? अरे कौवे ने चील का चुम्मा लिया और चील ने चूहे का बच्चा पैदा किया। भूल गया क्या वो दिन? जब तू दिन में बूट पॉलिश और रात को तेल मालिश किया करता था। मवाली लोग तेरे को चिकना चिकना बोलकर तेरे पिछवाड़े हाथ फेरते थे। इससे पहले उनका हाथ गलत जगह पहुंचे, भाई ने तेरा हाथ पकड़ा, दादागिरी की 4 चौपड़ी पढ़ाई, चाकू पकड़ना सिखाया और तू